व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो कैसे आप सभी लोग, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In this chapter we are going to study about matter's properties and some extra information related to it. Firstly, let us recap about some information about matter. So matter is anything which has mass and occupies space. हर वो चीज़ जो हम लोग आसपास देख रहे हैं जिसके अंदर मास है, उस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर से बना हुआ होता है। और मैटर को हम लोग ना ही बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर की और भी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो लेट्स गो ऑन टू देम वन बाय वन। फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स मींस even all the matter we see or all the substances we see are made up of particles of matter. Not it's like कि आपने सामने कुछ भी चीज़ें में भी आपका चेयर, फोन जो भी है वो एक मैटर पार्टिकल से नहीं बना हुआ, लाखों करोड़ों से बना होता है, बहुत सारे से बना होता है। बहुत सारे मेटल पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन करते हैं एक चीज़ को, एक सब्सटेंस को बनाने में। अब वो सब्सटेंसेस की प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स होते हैं, ये सब आपने शुरू में पढ़ा होगा। सो लेट्स गो ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और हाँ, अगर आप चाहें तो उसके एक एक्टिविटी से शो कर सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एज यू कैन डिसॉल्व some salt in a beaker containing water and show that matter is made up of particles. That's why it just the particles of salt dissolve in just go on to the space between the particles of water. That shows that the matter is made up of particles. And now the second property of matter is that size of particles of matter is very small. Even it's so small that you can't even see it from your naked eyes. हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। आप खुद ही देख सकते हैं इस डायग्राम में। एटम का होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, प्रोटॉन का 10⁻⁻13 मीटर, क्वार्क का ग्रेटर देन 10⁻⁻16 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻16 सेंटीमीटर। इतना छोटा, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा छोटे अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। आप इसे भी एक एक्टिविटी से शो कर सकते हो, एज यू कैन डिजॉल्व सम soap solution in a beaker containing water and just dissolve them into other beakers. As you can see, हम लोग उसको बारी बारी से दूसरे बीकर में डालते हैं और फिर भी हम लोग को उसमें से सोप का स्मेल आता है। दैट कंक्लूड्स दैट इवन अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर पूरे सोल्यूशन में फैल जा रहा है हर बार। इट शोज ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स, मैटर के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं उस सोप सोल्यूशन में, जो हर बार दूसरे दूसरे में डिसॉल्व करने के लिए काफ़ी होते हैं। और फिर अब हम लोग पढ़ते तीसरे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये भी एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम लोग पानी जैसे कि लिक्विड्स में जनरली बहुत सारी चीज़ें डिसॉल्व कर पाते क्योंकि उसके बीच में स्पेस होता है, और उसी स्पेस की वजह से हम लोग कोई भी सॉल्ट, शुगर, बहुत सारी हज़ारों तरह की चीज़ें उसमें डिसॉल्व कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, उनके बीच स्पेस है, तो इसलिए हर पार्टिकल के बीच में इतना स्पेस है कि बहुत ज़्यादा हम लोग डिसॉल्व कर पाते हैं। तो फिर इससे आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर पाते हैं। ओके, और फिर एक है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये भी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं। अब चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, हर में एनर्जी होती है। आप लोग को सॉलिड बिल्कुल स्टेबल दिखेगा लेकिन वो वाइब्रेट कर रहा है। आप मानो चाहे ना मानो, वो वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि हर एटम के अंदर एनर्जी है, हर मैटर के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी की वजह से ही वाइब्रेट कर रहा है। सॉलिड्स में बहुत
कम वाइब्रेशन होता है, इसलिए हम लोग को उतना समझ नहीं आता। लिक्विड्स में और ज़्यादा वाइब्रेशन होता है और गैसेस बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। मैटर पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर हाईली एनर्जेटिक। आप इसे भी शो कर सकते हो बाय ड्रॉपिंग इंक in a liquid or in a beaker containing water. The ink will automatically spread in the whole area of water. This is because the particles of water are moving. It seems to us that it is still, but it's not. It's just moving. Okay. Now one more property of matter is that particles of matter attract each other. This is a property which because of which matter particles have a fixed shape. हम लोग आसपास की जो भी चीज़ देखते हैं उसका फिक्स शेप इसीलिए है क्योंकि मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, और हम लोग को और यही अट्रैक्शन की वजह से ही हम डिपेंड करता है कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल आयन के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा पावर लगता है। ओके, नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया, उसी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमने जान ली। अब हम जानते हैं कि मैटर किस किस स्टेट में पाया जाता है। तो फर्स्टली जनरली हम लोग 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। वैसे इन तीनों मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि बाद में हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी चीज़ का, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और प्रेशर बढ़ा दे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। इन दोनों बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉलिड्स। Solid state is a state of matter where particles of matter have a high force of attraction between the interparticular force of attraction is very high and the space between the particles is very low, because of which they get a fixed shape. हम लोग को उनका बिल्कुल फिक्स साइज, शेप और वॉल्यूम दिखता है। किसी भी आसपास की किसी भी चीज सॉलिड चीज़ को देख लो, उसका शेप हमेशा पूरी तरह फिक्स रहता है until or unless you exert force on it. पार्टिकल जो है इसके बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है। हमने बात किया था शुरू में कि सॉलिड्स में भी वाइब्रेशन होता रहता है, और ये सबसे ज़्यादा लेस एनर्जेटिक होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स और गैसेस। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स आर द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर विथ लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। मतलब कि हम लोग जो सॉलिड्स लिक्विड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और उनके बीच का इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए हम लिक्विड्स के अंदर बहुत सारी हज़ारों तरह की चीज़ें डिज़ोल्व कर पाते हैं। और लेकिन इनका जो इनसे भी ज़्यादा स्पेस होता है, इनसे भी ज़्यादा इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है गैसेस में। और वाटर लिक्विड्स की एक और बात है कि इनका फिक्स शेप नहीं होता, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि वो अपने आप को एक फिक्स शेप में रख पाए, इसलिए उनका फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। ओके, नाउ गैसेस आर द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर and the force of attraction between their particles is very low and their intercellular space is very high. That's why मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम लोग उनके आर पार तक देख पाते हैं, उनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं गैसेस, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो लोग सॉलिड से लिक्विड से सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और फिर इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि इनके पर ग्रेविटेशन फोर्स का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। हम देखते होंगे गैसेस जो है ज़मीन पर नहीं रहते, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का उस पर कोई ज़्यादा असर ही नहीं है। वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक है कि वो ग्रेविटेशन फोर्स को ओवरकम कर जाते हैं। ओके, नाउ वी आर गोना स्टडी हाउ दिस स्टेट ऑफ मैटर चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। हमने देखा है कि आसपास की चीज़ें जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स, क्या सब में स्टेट्स चेंज होता रहता है, तो कैसे होता है तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग, मैंने शुरू में आपको बताया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा।
और फिर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के केस में जब हम लोग उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उन्हें हीट एनर्जी देते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि सॉलिड्स के बीच जो सॉलिड्स पार्टिकल्स का जो रैंडमनेस है, उनका जो वाइब्रेशन है बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से उनका इंटर पार्टिकुलर स्पेस भी बढ़ने लगता है। उनका जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने लग जाते हैं, और जब ये एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं, तो फिर वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। एंड द मिनिमम टेम्परेचर at which the solid changes into a liquid is called as a fusion or the melting point. Sorry, that's not fusion, that's melting point, and the process is called as fusion. In the case of liquid also, the अब जब हम लोग लिक्विड्स को भी एनर्जी देते हैं तो फिर वही केस होता है, उसके भी पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिर से ओवरकम कर पाते हैं, और फिर लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और द मिनिमम टेम्परेचर at which a liquid changes into a gas is known as the boiling point of that liquid. अब इसमें एक और बात है कि लेटेंट हीट के बारे में अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। लेटेंट हीट मतलब कि छिपा हुआ हीट, जैसे कि सॉलिड के केस में जब हमने उसे एनर्जी दी तो फिर बहुत सारी एनर्जी तो उसके पार्टिकल्स ने ग्रेविटेशन इंटर पार्टिकुलर फोर्स को ओवरकम करने में लगा दी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने पास वो लोग स्टोर कर लेते हो पार्टिकल्स। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करने की वजह से जो है ना, अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों, मान लीजिए वाटर ही है, हाई साइड 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, लेकिन वो लिक्विड एट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी हाईली एनर्जेटिक, more energetic than the ice. This is because it contains latent heat, which is वो छुपी हुई है उसके पार्टिकल्स के अंदर है। And in the case of boiling also, in the case of gases also this happens. उनके gases, particles of gas has also latent heat. तो फिर इसी latent heat की वजह से लिक्विड्स जो हैं, लिक्विड्स और गैस जो है सेम टेम्परेचर पर होते हुए भी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं गैसेस। एज यू नो दैट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज लेस एनर्जेटिक देन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज स्टीम हैज द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव आर मोर एनर्जेटिक, दे हैव लेटेंट हीट which they have which they have stored when in the case of boiling, when it was being boiled. Now sublimation and deposition, decomposition. Sublimation, here is a dramatic mistake, sublimation and deposition होगा, decomposition नहीं। तो अगर हम लोग, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जिसे हम लोग जब हीट करते हैं तो फिर वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। अब इसका कारण ये है कि वो लोग नॉर्मली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट पर रह ही नहीं सकते, इसीलिए वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स हम जब जहाँ पे रखते हैं वो गायब हो जाते हैं, गायब नहीं होते, वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हें एनर्जी मिली, वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो गए, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंसेस ऐसा करते हैं, जिन चीज़ों में सॉलिड टू गैस कन्वर्जन होता है, उन्हें सब्लिमेट कहते हैं। और डिपोजिशन में ये बिल्कुल उल्टा होता है, गैस, वहीं जो गैसेस जिन्हें हम लोग सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं, जब हम लोग उसे प्रेशर कम करते हैं उसके ऊपर का, प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं, तो फिर वो डायरेक्टली गैस टू सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं। गैसेस में भी वैसे, और वहीं दूसरा कोई होगा तो हम लोग उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और फिर से हम लोग उसका टेम्परेचर और कम करेंगे और प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं इन केसेस में वो लोग डायरेक्ट गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होते हैं। नाउ इवापोरेशन।
अब हम लोग जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कभी पानी नीचे ज़मीन पर फेंक के देखा है? घंटे भर में गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है? तो वेपर बन गया। कैसे बन गया? 100 डिग्री सेल्सियस तो अचीव नहीं हो, हमारा घर है ये, गर्म तवा तो है नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर। तो वो आखिर बिना अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए वाटर वेपर में बना कर। तो इसके पीछे पड़ा है हमारा सच इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के किसी भी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट नीचे अगर कोई भी वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में, देन इट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इवेपोरेशन। हाउएवर अगर बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर है और उसके बाद वो कन्वर्ट होता है गैस में, तो फिर वो उसे हम लोग उसे कहेंगे वेपोराइजेशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना। और फिर इसी इवेपोरेशन का बहुत जगह यूज़ होता है। नेचर में भी आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे कि सीज में, वाटर साइकिल में आपने पढ़ा होगा इवेपोरेशन होता है सी वाटर से। वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पानी कभी नहीं पहुँच पाता। उतना ज़्यादा पहुँचेगा तब तो मछलियाँ ही मर जाएंगी। उतना ज़्यादा पहुँचता नहीं है। और लेकिन अब इसके पीछे का रीज़न ये है ना, वो कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो लोग एक तो हीट एनर्जी लेते हैं आसपास से, सराउंडिंग से। दूसरा है आसपास की काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि विंड ब्लो हो रही है, विंड से काइनेटिक एनर्जी ले रही है उसकी, और उसकी मदद से अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर गया। इसीलिए समुद्र में भी ऐसे ही ओवरकम कर जाते हैं वो लोग और वेपोराइज हो जाते हैं, आई मीन इवेपोरेट हो जाते हैं। हम लोग के कपड़े भी वैसे ही विंडी डे में जल्दी सूखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार हवा चल रही हो और फिर काइनेटिक एनर्जी मिली, फिर ऊपर से धूप भी हल्की फुल्की मिल जाती है, तो उसकी मदद से ओवरकम कर जाते हैं, जबकि बॉइलिंग पॉइंट तो रीच हुआ ही नहीं। अब इसका बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि अपने घर लोगों को देखा होगा, लोग अपने छत पर पानी छिड़कते हैं गर्मी के टाइम में, वो इसीलिए ताकि पानी जो है ज़मीन के जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करें, और फिर हल्का फुल्का हीट वो बाहर से सन से भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, और फिर हल्का फुल्का विंड से भी काइनेटिक एनर्जी लेता है। अब जो इसमें जो उसने ज़मीन से हीट ली, जिसकी वजह से वो ज़मीन ठंडा हो जाता है। इसलिए इवापोरेशन का यही एक फंडा है कि वो चीज़ों को ठंडा कर देता है। फंडा ठंडा, अच्छा आई बन गया। अच्छा आगे बढ़ते। तो फिर यही जो ठंडा है यही काम करता है मटके में भी। आपने मटके में पानी रखते हुए लोगों को देखा होगा, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से जब वाटर उसमें से इवेपोरेट होता है तो फिर वो मटके को ठंडा कर देता है, मटके को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का पानी ठंडा होने लगता है ऑटोमेटिकली। ओके। और मटका बनना भी ऐसी मिट्टी से होता है जिससे पानी आसानी से इवेपोरेट हो पाता है। ये नहीं कि एकदम पूरा इवेपोरेट होता है, हल्का फुल्का इवेपोरेट हो जाता है, उतने से काम बन जाता है। और फिर हमारा पसीना, हमारे स्वेट के साथ भी वही होता है। हमें पसीना आता है जब गर्मी होती है, हमारे शरीर स्वेट निकालता है, जिसकी वजह से जब वो स्वेट हवा के साथ होता है और हमारे शरीर की भी हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा लगता है, ठंडा महसूस होता है। अब देखो इवापोरेशन का प्रोसेस हमने पढ़ लिया कि इवापोरेशन क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब कुछ फैक्टर्स है जिनके हिसाब से इवापोरेशन का रेट डिफर करता है, और हम लोग उसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमिडिटी। उसमें ह्यूमिडिटी क्या है? जितना एयर जो है हमारे आसपास जो एयर है उसमें कितना ज़्यादा मॉइस्चर है, कितना ज़्यादा वाटर है उस पर डिपेंड करता है। एयर का एक कैपेसिटी होता है कि एक ही अमाउंट में वाटर को होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकते। तो अगर एयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी है तो फिर वो होल्ड नहीं कर पाएगा वो तो फिर उस दिन, जैसे कि कोई डे होता है ह्यूमिड डे, तो अगर दिन बहुत ज़्यादा मतलब कि हवा बहुत ज़्यादा नमी वाली है तो फिर उस दिन तुम्हारे कपड़े भी जल्दी नहीं सूखेंगे। यहाँ तक कि कई बार तो कपड़े सूखने डालो उल्टा और सूखे हुए रहते हल्का फुल्का गीला हो जाता है, क्योंकि आसपास से ना वो वाटर जो है वो उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक जगह स्टिल हो जाता है, उसका एनर्जी लो होने लगता है तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कभी कभी हम लोग
कपड़ा गीला टाइप लगने लगता है। और फिर वहीं अगर एयर में पहले से पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो फिर आसानी से इवेपोरेशन बढ़ जाता है, इवेपोरेशन का रेट हाई हो जाता है और उल्टा लो हो जाता है। मतलब कि ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन बिल्कुल इन्वर्सली है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, ह्यूमिडिटी घटेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर जो है आसपास का हम लोग का जो हीट एनर्जी मिल रहा है उसे वही टेम्परेचर जैसे कि सन से मिलता है, या फिर कई बार हमने देखा रूफ वाले केस में तो फिर से ज़मीन से भी हीट मिल रही थी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो फिर वो आसानी से इवेपोरेट हो पाएगा। इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम। और वैसे ही प्रेशर, अब हमने देखा टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसी तरह प्रेशर और इवेपोरेशन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और फिर प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, प्रेशर घटेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। चौथा है विंड स्पीड। अब हमने देखा कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है आसपास की चल रही विंड से भी, तो विंड से भी वो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो विंड से अगर विंड तेज़ चल रही है, हवा तेज़ है, तो फिर वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगी। या फिर जहाँ हवा ज़्यादातर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना, तो वाटर के पार्टिकल्स को ही अपने साथ उड़ा ले जाती है। चल भाई तू मेरे साथ चल, वाटर पार्टिकल बोलता है चल मेरे को भी घूमने जाना, चला जाता है। इसीलिए हमारे कपड़े जो हैं अगर जिस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है, अच्छी खासी तेज़ हवा चल रही होती है, तो जल्दी सूख जाता है। अब तूफान आया तो उसका मेरे को नहीं पता, उड़ा के लेके जाएगा पानी के साथ। तो बोलता है पानी के साथ साथ तुम कपड़ा भी चलना चाहिए। चलो पांचवा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है मतलब कि एक बार में इतने सारे पार्टिकल्स को, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एक बार में ज़्यादा पार्टिकल्स एक साथ एनर्जी गेन करेंगे और आसानी से जा पाएंगे। वैसे ही जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आई मीन जैसे कि हम जिस चीज़ में हम लोग खाना बनाते हैं उसका, या फिर जिस चीज़ में हम लोग पानी बॉईल करते हैं गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर क्या बोलूँ यार, आइडिया नहीं आ रहा, माफ़ करना, सॉरी यार। जो बहुत सरफेस ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो फिर ज़्यादा पार्टिकल्स एक साथ एनर्जी गेन कर पाते हैं, इसलिए एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। वहीं सरफेस एरिया कम होता है तो कम पार्टिकल्स एक साथ गेन कर पाते हैं एनर्जी, तो इसलिए रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाता है। ओके, तो उल्टा होता है, सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, सरफेस एरिया घटा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटा। ओके, अब हमने अभी तक बात किया है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन असल में और 2 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते प्लाज्मा। तो हमने देखा कि सॉलिड्स को हमने एनर्जी दी, वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हुए, लिक्विड्स को एनर्जी दी, वो गैसेस में कन्वर्ट हुए। क्या होगा अगर हम गैसेस को एनर्जी दें? उनका एनर्जी, उनके पास तो पहले से ही इतनी एनर्जी है, प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी दिए जा रहे हैं, वो लोग ठूसे जा रहे हैं, उन लोग एनर्जी गेन किए जा रहे हैं, गर्म हुए जा रहे हैं, उनका एनर्जी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। एक हद तक बढ़ने के बाद वो एक और स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा, 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब इसका प्लाज्मा जो है ना इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। आपने सुना होगा आयोनोस्फेयर के बारे में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, याद है ना? उसी में था एक डू यू नो में। अब बहुतों को याद होगा और बहुत भूल भी गए होंगे, में भी देख लेना। आयोनोस्फेयर जो होता है ना वो कम्प्लीटली चार्ज्ड आयन से बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज आयन होते हैं और इसी की वजह से हम लोग के रेडियो वेव्स से ट्रांसमिट हो पाते हैं, तो वहाँ पे प्लाज्मा होता है। प्लस 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स, मतलब कि ये पूरा यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें दिख रही है 99% जो हमें दिख रही हैं ये प्लाज्मा से बनी होती हैं। कि स्टार्स जो कि सबसे ज़्यादा हैं, स्टार्स नेब्यूलास जो भी सबसे ज़्यादा हैं वो सब तो पूरे प्लाज्मा से ही बने होते हैं।
वहाँ पर इतना हाई एनर्जी होता है, स्टार्स में इतना हाई एनर्जी होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ ना सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में नहीं पाई जाती, वहाँ प्लाज्मा स्टेट में पाई जाती है। और फिर हम लोग अपने लाइट बल्ब में ही देख लो, प्लाज्मा एनर्जी है। प्लाज्मा तो ये जो ग्लो कर रहा होता है ना, वहाँ पे अंदर प्लाज्मा होता है नियॉन बल्ब्स में। और फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपने ऑरोरास के बारे में सुना होगा, स्ट्रेटोस्फीयर वाले चैप्टर में ही। तो इस क्लास में नहीं था, पिछले क्लास में था, हाँ पिछले क्लास में था। तो उसमें ऑरोरास के बारे में लिखा हुआ था। ऑरोरास भी वो प्लाज्मा से भी बने होते हैं, प्लस थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो फिर लाइटनिंग होती है, तो वो लाइटनिंग भी प्लाज्मा ही होते हैं। अब प्लाज्मा में होता है ना, इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है और आयंस जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो सब पूरे घूमने लगते हैं। मतलब कि एटम भी पूरी तरह बिखरने लगता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले पूरे इधर से उधर होने लगते हैं, और वो ही सब नाचने लगते इधर से उधर, इतना ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है वो। और इसका बहुत जगह यूज भी होता है। अब फिर पांचवें स्टेट की तरफ हम बढ़ते जाते, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। सबसे पहली बात, इसको आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट बिल्कुल मत बोलना। टीचर के सामने बोलोगे तो क्या पता डांट सुन जाओगे, क्योंकि सब आइंस्टाइन जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया था। वो जो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस थे, उन्होंने कम्प्लीटली इसके बारे में बताया था, तो इसलिए इसे बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म है BEC। अब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास इतनी नहीं, क्योंकि उतने अच्छे से मुझे भी नहीं समझ में आया। अगर आप चाहो तो मैं इस पर दूसरी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए कि और इन्फॉर्मेशन मिले, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके उसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और इस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, देन बेझिझक कमेंट बॉक्स इज ओपन, जाओ लिखो, भर दो कमेंट बॉक्स को। किसी भी तरह क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो है, हम लोग जब सॉलिड्स हमने देखा गैस एनर्जेटिक होता है, हमने उससे एनर्जी ली, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से एनर्जी ली, सॉलिड्स में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से और एनर्जी लेने लगे हम लोग, उल्टा करने लगे। एनर्जी दे रहे थे, अब एनर्जी ले रहे, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनके बीच का इंटर पार्टिकुलर स्पेस कम होने लगेगा, और इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, और कम होता है, और स्पेस कम होते जा रहा है, स्पेस कम होते जा रहा है, इतना कम होते जा रहा है, एनर्जी इतना ज़्यादा कम हो जा रहा है, उसका वाइब्रेशन भी और बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहा है, इतना कम होते जा रहा है कि मतलब कि उसके पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पा रहे। पहले तो वाइब्रेट कर रहे थे, अब मूव ही नहीं कर पा रहे, और क्वांटम स्टेट में चले गए। मतलब कि क्वांटम स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जब बहुत, क्वांटम मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, और फिर इतना कि एब्सोल्यूट जीरो के आसपास पहुंच जाते हैं, और पार्टिकल्स इसमें बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। और जनरली ये गैसेस से बनाए जाते हैं। हम मेरे को भी नहीं समझ में आया गैसेस से क्यों बनाए जाते हैं, सॉलिड से क्यों नहीं, जबकि सॉलिड्स लेस एनर्जेटिक होते हैं, उससे बनाने चाहिए, तो गैसेस से बना रहे क्यों नहीं पता। आपको इस पर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन राइट डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दीज 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।